हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ टीचिंग। तो हम लोगों ने इसमें कुछ चीजें डिस्कस की थी और कुछ चीजें हमारी बाकी हो गई थी, तो हम इसीलिए इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें कुछ महोदय थे जिनको हमने डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर हम उनके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि वो उन्होंने क्या बताया है, जो आपकी शिक्षण के मूल तत्व और सहायक सामग्री हैं उनके बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग में जो हमारे कुछ महोदय छूट गए थे उनके बारे में। तो ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षण को प्रभावी बनाने वाले तत्व, यानी कि एलिमेंट्स हमारे जो हैं किस तरीके से यहाँ पर टीचिंग को और बेटर बनाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ तीन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थ्री पिलर यहाँ पे हैं पॉइंट। एक आपका है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि विजुअल ऑडियो मटेरियल्स, इनके बारे में है। जिससे क्या होता है, एक टीचर जो टीचिंग है वो बेटर हो सकती है। फिर यहाँ पर संस्थागत सुविधाएं, इंस्टीट्यूशनल जो आपकी फैसिलिटीज है यहाँ से यहाँ पर बात कर रहे हैं उनके बारे में। फिर यहाँ पर आपके लर्निंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि शैक्षणिक जो वातावरण है इनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर जो है जो एक सफल शिक्षण बनता है, यानी कि जो एक टीचिंग जो है वो बेटर बनाई जा सकती है कि किस तरीके से आप यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है आप मिलाकर स्टूडेंट्स को या लर्नर को जो भी आप कंटेंट या जो भी मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं वो किस तरीके से आप कर रहे हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये एक आपका सफल शिक्षण के तत्व हैं। ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे, एक महोदय आते हैं जो एडगर महोदय होते हैं, एडगर डेल महोदय। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, तो इनका जो एक परिचय देख लेते हैं। ठीक है, चलो। एडगर डेल अमेरिका के एक निवासी थे। ये महोदय जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने वर्ष 1960 में सीखने के लिए विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए क्या एक शंकु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया, एक शंकु मॉडल प्रस्तुत किया। उसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से आप अमूर्त और मूर्त को यहाँ पर सामग्री बनाकर सीख सकते हैं, इन्होंने ये बताया। ठीक है, इस शंकु मॉडल में प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभव को शाब्दिक प्रतीक तक क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं और दर्शाते हैं, जबकि यहाँ पे जो मूर्त प्रकृति है, यानी कि मूर्त इनका जो नेचर है, कॉन्सेप्ट है, इसको इसके विपरीत करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। अब ये आपका एक शंकु है, देखिए ये इन्होंने एक शंकु बताया कि जो आपका अमूर्त है ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, इस तरीके से लोग सीखते हैं, जैसे यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव करते हैं। फिर इसके बाद अन्य व्यक्तियों से के साथ अनुभव करते हैं, नाटक या भाग जो आप देखते हैं उसके साथ अनुभव करते हैं, प्रदर्शन का भाव हो गया। इन्होंने इस तरीके से बताया। फिर यहाँ पर बताया कि दूसरा इसका विपरीत है, यानी कि जो मूर्त प्रकृति है इसको लोग किस तरीके से अपनाते हैं, जैसे शाब्दिक प्रतीक हो गया, यहाँ पर दृश्य हो गया, दृश्य प्रतीक हो गया, रेडियो रिकॉर्डिंग हो गई, गतिशील तस्वीर या दूरदर्शन हो गया, इसके माध्यम से लोग यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से दो मॉडल्स इन्होंने प्रस्तुत किए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे जो आपके मूर्त मॉडल है। ठीक है, मूर्त बनाम अमूर्त, यानी कि यहाँ पे इनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सीखते हैं। ये देखो शंकु का निचला हिस्सा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखना, ये यानी कि कोई भी चीज होती है, कोई भी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जब तक आप उसे किसी काम को नहीं करेंगे तो आप उसे कैसे सीखेंगे, ये होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज है उसे करके सीखेंगे,
कोई भी काम होगा, जब वो आपसे गलत होगा उस तभी आप उसके बारे में सही जान पाएंगे कि सही तरीके से कैसे होगा। तो ये मूर्त जो प्रकृति है इस तरीके से बताया गया, ठीक है। और फिर इन्होंने बताया कि जो आपका ये अमूर्त प्रकृति है, इन्होंने ये बताया अमूर्त प्रकृति में, और ये जो मॉडल है ना मूर्त वाला, ये आपका इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और जो ये अमूर्त प्रकृति है ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो इन्होंने बताया कि शंकु का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया परोक्ष अनुभव, देखना और सुनना, इस माध्यम से आप यहाँ पर सीखते हैं, ये इन्होंने बताया। जैसे रेडियो, शाब्दिक प्रतीक, इस तरीके से इन्होंने बताया। तो यहाँ पर जो है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना ही सीखने का सही क्रम है, इन्होंने ये बताया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे उपकरण की सही जो उपकरण ही सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास मान लो कि सारे टूल्स हैं, लेकिन जब आपको यही नहीं पता होगा कि इसको यूज कैसे करना है, तो क्या आप कोई चीज कर पाएंगे? किसी टूल का उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में आपको जानना भी तो है ना कि कैसे आपको इसका यूज करना है, कैसे क्या इसका ये सारी चीजें आपको सीखनी होती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। शिक्षक को प्रभावी बनाने में सहायक तत्वों के अंतर्गत जो भी संस्थागत सुविधाएं और शैक्षणिक वातावरण क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से बात करते हैं, जैसे आपका बेहतरीन दृश्य, श्रव्य सामग्री हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारी है, जैसे वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, बहुत सारे बुक्स हैं, मैप्स हैं, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, यहाँ पर चीजों को देखते हैं, सुनते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी सामग्री ही तो है, जिसको आप उसे यूज करके उस वर्क को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाती है सहायक जो आपके संस्थागत सुविधाएं और शैक्षणिक वातावरण, ठीक। अब संस्थागत ये दो प्रकार से कह सकते हैं। तो जो आपकी संस्थागत सुविधाएं हैं इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। संस्थागत सुविधाएं वो होती हैं जैसे आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम व तकनीक की, यानी कि जो भी कैरिकुलम एंड टेक का यूज करके आप किस तरीके से आप अपने जो भी आपका वर्क है या फिर जो भी आप सीखना चाह रहे हैं वो कैसे सीखते हैं। ये जो है संस्थाएं शिक्षार्थी के योग्य पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाकर शिक्षण से प्रभावी बनाती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी आपकी बुक्स है, जो भी कैरिकुलम है, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं जिससे लर्नर का या स्टूडेंट का क्या होता है, एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा होता है। क्योंकि जब आपकी कोई भी चीज आपके पास अट्रैक्टिव पहुंचती है तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा देखना या समझना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपकी कैरिकुलम है उसको यहाँ पे तकनीकी द्वारा, यानी कि जो भी टेक्निकल द्वारा उसे बेटर बनाना, जिससे आपका एंगेजमेंट या स्टूडेंट का जो भी एंगेजमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा हो और उसे और अच्छे तरीके से सीख सके, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पर आता है कि शिक्षक शिक्षार्थी से संबंध, यानी कि टीचर स्टूडेंट रिलेशन क्या है, ठीक है। संस्थाएं शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध हेतु प्रबंधक एवं कुशल तकनीकी को बढ़ावा देकर शिक्षण को सफल बनाती है। यानी कि जो भी यहाँ पर किस तरीके से आपका संबंध, एक टीचर का अपने स्टूडेंट के प्रति किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, वो यहाँ पर एक बेटर कह सकते हैं कि टीचिंग बनाती है। या यहाँ पर अब मान लो कि टीचर है, एक स्टूडेंट को यहाँ पर उसका मेमोरी लेवल बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी चीजों को कैच करता है,
वहीं पे दूसरा स्टूडेंट है वो थोड़ा सा धीरे से उसे चीज को सीखता है, अंडरस्टैंड करता है। तो क्या आप दोनों को एक पहलू पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की कैपेसिटी जल्दी सीखने की होती है, किसी की कम होती है, धीरे सीखने की होती है। तो यहाँ पर आपका यही टीचर का एक रोल होता है कि स्टूडेंट को किस तरीके से आप वहां पर उसे टीच कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, या उसके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर उसके साथ घुल मिल रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसे समझ रहे हैं, तो ये एक क्या होता है, एक अच्छे टीचर का यहाँ पर कह सकते हैं कि निशानी होती है, जिससे वो अपने स्टूडेंट को समझते हैं और उन्हें अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं। जब तक आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो वो कैसे, आप यहाँ पर पता चला बहुत ही गुस्से वाले बने हुए हैं, तो क्या लर्नर या स्टूडेंट आपसे अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा? नहीं, क्योंकि वो आपसे डरेगा। तो यहाँ पर यही कहना है कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो लर्नर जो है वो आपसे, या टीचर स्टूडेंट जो है वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को उसे बताएगा और फिर उसको दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर आता है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि यहाँ पर संस्थाएं जो है आपकी सामाजिक परिवेश से अवगत होकर मनोवैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रभावी तथ्यों को जांच कर उन्हें बढ़ावा देती हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर जैसे आपका मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, फिर गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण की बात आती है। तो यहाँ पर जो है कुशल क्षमता के विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण जांच हेतु महत्वपूर्ण पहल करती है। यहाँ पर जो भी आपकी गुणवत्ता या प्रशिक्षण की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि आपको एक पूरा, अगर मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आप पूरे साल पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप पूरे साल पढ़ते हैं, लास्ट में आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। तो ये जो एग्जाम है ये क्या होता है, ये वही तो होता है कि आपका प्रशिक्षण होता है कि अभी तक का जो भी आपने सीखा वो क्या सीखा, आपने कितनी, जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है वो कितना किया है। ये स्टूडेंट के लिए होता है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किया। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर एक आता है आपका जो भी आधुनिक संस्था, यानी कि संस्थाओं में आधुनिक व बदलते समय के अनुसार कुशल प्रशिक्षण शिक्षक प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सहायक सामग्री को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑडियो वीडियो, ये सारी चीजें क्या है, ये आधुनिक संस्था जो भी अभी इस समय जो भी आपके टेक्निकल यूज किए जा रहे हैं वो क्या है, ये मॉडर्न ही तो है। तो कहीं ना कहीं वो डेवलप हो रही है चीजें, इसलिए कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं बदलते समय के साथ संस्थाएं किस तरीके से हो रही हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा हो गई, है ना, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया। यहाँ पर इसका एक अगर हम एग्जांपल बात कर ले तो जैसे इग्नू आपका है, ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल्स हो गए जैसी, है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बात करेंगे। मुक्त विद्यालय यानी कि ओपन स्कूल्स जैसी संस्थाओं ने दृश्य शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों को बड़े स्तर पर लाभान्वित किया है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण, यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे इससे क्या होता है, इससे आप अपने घर पे या कहीं पर भी बैठ के आप शिक्षा को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर ले रहे हैं। तो ये एक आपकी पहल हो गई, ये कहीं ना कहीं मॉडर्न ही तो है। सरकार और संस्थाएं ऑनलाइन सामग्री को बढ़ावा दे रही हैं आज के टाइम पे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप जैसे मान लो कि आप गांव में हैं, शहर में नहीं आ सकते हैं, तो बैठ के वहां से आप देख ले रहे हैं ना, आप चीजों को सीख रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं नई नई चीजें। तो ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि बेनिफिशियली तो है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे
कि जो भी शैक्षिक वातावरण क्या है, यानी कि जो भी आपका एजुकेशनल इन्वायरमेंट है ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए। ठीक, शैक्षणिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी व्यवस्थाओं और स्थितियों से है जो शैक्षिक कार्यों को लागू करते समय प्रभावी रहती है। ठीक, यह सिर्फ स्कूल या इमारत ही नहीं, इसमें स्कूल के स्थान, नेतृत्व, मूल्य और आसपास के समाज भी शामिल होते हैं इसमें। तो ये आपका इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो भी, मान लो आप अपने घर में हैं, आपका घर में कैसे आपका इन्वायरमेंट है, आप स्कूल में जा रहे हैं, इस स्कूल में कैसे इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट इन द सेंस कि जो आपके आसपास होने वाली जो भी घटना है, जो भी आप देखते हैं, उससे जो भी सीखते हैं, वही तो इन्वायरमेंट होता है, वही तो आपका वातावरण है। ठीक है, तो विद्यालय की स्थापना, सही स्थान का चुनाव, ये आप देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे अब मान लो कि सही स्थान जो है वो आपका क्या है, प्रकृति और सामाजिक संतुलन बनाए रखता है यहाँ पर, और यहाँ पे जो भी छात्रों के आसपास जो भी पहुंच है उसको ध्यान में रखता है, यही होता है। और जैसे आपका यहाँ के जो आपका गलत स्थान होता है, जैसे कारखाने के आसपास हो गया, तो वहां पर क्या है, वहां पर शोर शराबा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपके पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है। तो जब भी विश्वविद्यालय या स्कूल बनाए जाते हैं, वो क्या होता है, उसकी सही जगह देखी जाती है कि मतलब ओवरऑल जो भी स्टूडेंट है उन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और किस चीजों से उन्हें दूर रहना चाहिए, वो सारी चीजें ध्यान में रखकर ही यहाँ पर विद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, वातावरण को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, एक आपका नेतृत्व संरचना हो गई, एक आपका मानवीय मूल्य हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो नेतृत्व संरचना में है, अब देखते हैं कि शैक्षणिक प्रशासन का विकासोन्मुखी कारक समाज की प्रकृति और आवश्यकताओं के आधार पर होती है। और जो आपका मानवीय यानी कि ह्यूमन वैल्यूज की बात कर ले, तो यहाँ पर शिक्षा के विकास में मानवीय विकास के पहलू को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो आपकी है पहली पाठशाला, यानी कि आपकी जो पहली पाठशाला है वो क्या होती है, परिवार की भूमिका होती है, यानी कि फैमिली होती है। जब भी आप कभी आप देखे होंगे, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जन्म से लेकर उसके चलने तक वहां पर क्या है, वो अपने घर से ही तो चीजें सीखता है, वहां पर कि उसे कैसे बैठना है, खाना कब है, सोना कब है, कितना उसे क्या काम करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये भी तो एक आपकी क्या है, शिक्षा ही तो है। तो ये पहली शिक्षा कहाँ से, आपके परिवार से मिलती है, परिवारजनों से मिलती है। ठीक है, भाषा और अभिव्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेजेज आप यूज कर रहे हैं, यानी कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे भाषा बोलना और अपनी बात को व्यक्त करना सीखता है। कहाँ से सीखता है, ये अपने परिवार से ही तो सीखता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मैं ये नहीं खाऊंगा, जो भी A to Z चीजें हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी भाषा है वो कहाँ से सीखता है, अपने परिवारजन से चीजें सीखता है। समझ और क्या है, सुस्पष्टता, दूसरों के विचारों को पहचानना और अपनी बात स्पष्ट करना, ये भी होती है। ठीक है, तो अच्छे शैक्षणिक वातावरण के लिए पारिवारिक वातावरण का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है कि तभी आपका बच्चा वहां पर जो भी है वो सही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, अभी तो हमने पारिवारिक देखा, अब यहाँ पे बाहरी प्रभाव देखते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात कर ले तो यहाँ पर जैसे आपके संस्थागत प्रभाव होते हैं, भौगोलिक प्रभाव होते हैं, दो तरीके के। संस्थागत में अगर संगठनात्मक में बात कर ले तो संगठनात्मक में आपका राजनीतिक दल आ जाते हैं, पॉलिटिकल आ जाते हैं, तो वहां पर किस तरीके से कैसे व्यवहार करना है। फिर यहाँ पे आपका जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, ये हो जाते हैं, बार एसोसिएशन हो गया, श्रम संगठन हो गया, शिक्षक संघ हो गए। तो ये सारे आपके क्या है, बाहरी प्रभाव होते हैं।
भौगोलिक की बात कर लें तो जैसे आपका जलवायु हो गया, स्थानीय व्यवसाय हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, तो ये आपके सारे क्या हैं, बाहरी प्रभाव हैं। ठीक है, जैसे ही संस्थाएं होती हैं वैसी उनकी नीतियां होती हैं। इन संगठनों के उद्देश्य विद्यालय के शैक्षणिक विकास को क्या करते हैं, सीधे प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये फिलहाल के लिए उतना आपका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि जब आप एक टीचिंग के लाइफ में जाएंगे तो ये आपको ध्यान में रखकर उस स्टूडेंट्स को सिखाना होगा, इसलिए ये आपको बताना था। आपको यहाँ पे क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये हमें अभी नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे। तो यहाँ पे संपूर्ण शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सही शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए। ठीक है, मजबूत संस्थागत सुविधाएं होनी चाहिए और प्रभावी दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए कि आप किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप कंटेंट या उनके अनुसार उनको सामग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही एक आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो जो आपकी लर्निंग है उसको कैसे आप और सक्सेस बना सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपका क्विक रिवीजन हो सकता है। ये आपकी लाइन पूछ ली जाएगी कि मान लो कि दृश्य श्रव्य सामग्री का मॉडल किसने प्रस्तुत किया, या अमूर्त या मूर्त की ओर जाने वाली जो भी सामग्री है या सीखने की सामग्री है वो किसने प्रस्तुत किया। आपको यहाँ पे कुछ 4 महोदय दे दिए जाएंगे। ठीक है, उनको आप या फिर बताएंगे, वहां से आपको चूज करना है, या मैच द फॉलोइंग दे देंगे। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये किन्होंने दिया, एडगर डेल ने दिया था। कब दिया था, 1960 में दिया था। ठीक है, संस्थागत सुविधाएं इन्होंने बताया कि केवल भवन ही नहीं होता है बल्कि यहाँ पर क्या होती है, ऑनलाइन शिक्षा, दूरदर्श शिक्षा और मनोवैज्ञानिक जांच का प्रबंधन भी होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, शैक्षणिक वातावरण कैसा होना चाहिए, आपका जो भी टीचिंग इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर गलत स्थान नहीं होना चाहिए। गलत स्थान में क्या, जैसे कारखाने के पास नहीं होना चाहिए, मंदिर मस्जिद के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता चला बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां पे भोपू स्टार्ट हो गया, वहां पे पूजा स्टार्ट हो गई, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होती है, उससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, फर्जी के आपके शोर हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, ये चीज होती है। और जो आपकी पहली पाठशाला होती है वो कहाँ की होती है, आपके परिवारजन से होती है। जो भी आपकी पाठशाला, जो भी आप सबसे पहले सीखते हैं तो वो कहाँ, अपने परिवार से, अपने परिवारजन से सीखते हैं। बाहरी प्रभाव क्या होता है, जैसे आपका जलवायु हो गया, व्यवसाय हो गया और विभिन्न यूनियन दल हो गए। तो ये आपका ओवरऑल अगर हम कुक रिवीजन की बात करें तो ये आपका हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। आई होप कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया है और आप इसे लर्न कर लीजिएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, देन आप मुझे व्हाट्सएप पे कह सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिंक वहाँ पे पेस्ट कर रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर रखा है, और आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैंने रिसर्च का भी आपको PYQ देना शुरू कर दिया है, तो आप PYQ लगाएं। मैं इसको ये मान के चलिए कि एक मैराथन सेशन में 1 शॉर्ट रिवीजन के तौर पर मैं आपको सारी क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगी यहाँ पे कंटेंट की। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। ठीक है, बाय बाय।